हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न कोचिंग सेंटरों का टेस्ट सीरीज सॉल्व करवा रहे हैं। डे आईएएस का हमने पहला टेस्ट सॉल्व कराया है, जिसमें से 110 क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं। तो आज हम देखेंगे 111वां क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। देखते हैं 111वां क्वेश्चन क्या है। 111वां क्वेश्चन है यूपी स्पेशल संबंधित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है। आपको बताना है कि इनमें नगरीय जनसंख्या सबसे कम किसमें है। जैसे कि ऑप्शन दिया है श्रावस्ती, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। तो आपको बताना है नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे न्यूनतम कौन सा है। अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 22.3% नगरीय जनसंख्या है। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। उसके बाद कहाँ पे है? लखनऊ में। और उसके बाद कहाँ पे है? कानपुर नगर में। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। अगर मिनिमम की बात करें तो पहले नंबर पर आता है हमारा श्रावस्ती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, क्योंकि न्यूनतम पूछा है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आता है हमारा कुशीनगर। और उसके बाद क्या आता है हमारा थर्ड नंबर पे? महाराजगंज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। श्रावस्ती में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है, सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे? ग्रामीण जनसंख्या है। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। यूपी की बात करें तो 77.7% यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 22.3% यहाँ पर शहरी जनसंख्या है। टोटल अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 2011 के डेटा के अनुसार 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, जो पूरे भारत का लगभग 16.5% जनसंख्या यूपी में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई थी? है ना, सीक्वेंस पूछा गया है। किस संस्था की स्थापना सबसे बाद में हुई थी? जैसे पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। दूसरा दिया गया भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम आईसीआईसीआई। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। 1955 में ही हमारा एसबीआई भी बना था। तीसरा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 1982। और हमारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब बना था? हमारा आईडीबीआई, ये बना था 1964 को। जो कि ईयर से स्पष्ट है कि हमारा सबसे बाद में कौन सा बना था? हमारा नाबार्ड। सी ऑप्शन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का काम क्या है? जो भी कृषि प्रोवाइड कराती संस्था, वो बैंक, उनको ये फाइनेंस करता है, उनको ये वित्त प्रदान करता है। राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा एग मार्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह। एग मार्क क्या करता है? गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जारी करता है। तो ये किस संस्था द्वारा जारी होता है? पहला है खाद्य एवं कृषि संगठन, दूसरा है भारतीय मानक ब्यूरो, तीसरा है विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एग मार्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय द्वारा जारी किया जाता है। एग मार्क का क्यों किसको दिया जाता है? ये कृषि उत्पाद और खाद्य उत्पादों को गुणवत्ता के आधार पर इसे दिया जाता है गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह। राइट। तो कौन देता है? विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग। यूपी स्पेशल से प्रश्न है ये। राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग बताना है आपको। दयाल बाग कहां पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे मथुरा में, बी ऑप्शन हमारा आगरा में, सी है मेरठ में, और डी हमारा बिजनौर में। तो दयाल बाग कहां पर स्थित है? दयाल बाग स्थित है आगरा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताना है मेयर के संबंध में। ऑप्शन पहला है, आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन किया गया था, है ना। 74वां संविधान संशोधन किया गया था और इसके माध्यम से भाग 9A जोड़ा गया, और जिसमें नगर निगम, नगर की स्थानीय स्वशासन की बात करी गई थी। तो उसी से संबंधित प्रश्न है कि नगर के मेयर के संबंध में क्या सही है। पहला है वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है वह नगर निगम का पादेन सदस्य होता है, ये भी बात सही है। तीसरा है कार्यकारिणी समिति का पादेन सभापति होता है, ये भी बात सही है। तो सारे सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। सारे स्टेटमेंट मेयर के संबंध में
सारे सही है। मेयर ये नगर निगम का परिषद नगर निगम में 3 कार्यकारिणी समिति होती है, जिसमें परिषद का जो मुख्य सदस्य होता है वो क्या होता है, मेयर, जिसे हम लोग महापौर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, महापौर। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। दूसरा है, उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी। आपको बताना है दोनों में से केवल दो सही है या केवल एक सही है, एक दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना तो दो ही सही है। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन की बात करूं तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी, ये भी बात सही है, दोनों बात सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, वन्य जीव विहार दिए गए हैं, अवस्थित किस जिले में अवस्थित है, जैसे पटना कहाँ पर स्थित है, साथ ही साथ पार्वती अरंगा दिया गया है, चंद्रप्रभा दिया गया है, रानीपुर दिया गया है। तो आपको बताना है ये कहाँ पर अवस्थित है। अगर पटना की बात करें तो पटना कहाँ पर है, एटा में है ना। पार्वती अरंगा की बात करें तो गोंडा में है, और चंद्रप्रभा की बात करें तो चंद्रप्रभा चंदौली, है ना। रानीपुर कहाँ पर है, बांदा। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, 4, ए का हमारा 4 है, बी का हमारा 3 है, सी का हमारा 2 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। कौन सा सुमेलित हो रहा है हमारा, ए ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा किस जिले में स्थित है। अगर वर्तमान की बात करें तो लगभग 22 परमाणु संयंत्र है, जो अभी रिसेंटली स्थापित किया गया है कुंडलकुलम में, है ना, तमिलनाडु में। तो यूपी का है ये नरोरा, जो कि परमाणु संयंत्र है। पूछा गया है किस जिले में है, ऑप्शन दे दिया गया, बुलंदशहर, बरेली, रामपुर, बिजनौर। तो नरोरा ये हमारा बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बुलंदशहर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा इंग्लिश में भी दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, राइट। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको कथन और कारण दोनों को बताना है। पहला क्या है हमारा, कि भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। दूसरा है, कारण दिया गया, इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया $1 बराबर हमारा 80 रुपए है, और बाद में मुद्रा का अवमूल्यन करने के बाद $1 बराबर 82। इसका मतलब क्या है कि हम भारतीय मूल्य को, अपनी मुद्रा के मूल्य को कम कर रहे हैं। तो ये क्या हमारा कहलाता है, मुद्रा का अवमूल्यन। अब मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो इसमें क्या होता है, आयात इसमें महंगे हो जाते हैं, साथ ही साथ निर्यात क्या हो जाता है हमारा, सस्ता हो जाता है। जो कि कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। तीर्थंकर किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। पहले तीर्थंकर हुए थे हमारे ऋषभ देव जी, और लास्ट हुए थे, क्योंकि 24 ही तीर्थंकर थे, तो 24वें थे महावीर प्रसाद जी। इन सभी की प्रतिमा स्थापित है। जैसे पहला दिया गया है महोबा, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है चित्रकूट एंड कौशाम्बी। तो ये महोबा में स्थित है। किस पहाड़ को काटकर बनाया गया था, ये गोखर पहाड़ को, है ना। क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा महोबा में स्थापित है, तो ये किस पहाड़ को काटकर बनाया गया था। तब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गोखर पहाड़, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। कौशाम्बी में एक घोषिताराम, क्या है, घोषिताराम बिहार है यहाँ पे, ठीक है, राम बिहार, ओके। कहां पे आएंगे, कौशाम्बी में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा करंट से रिलेटेड है प्रश्न। जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिर्देशक नियुक्त किया गया है ना।
रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र का प्रधान उप निर्देशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सुजलान शाह, दूसरे हैं नीरव डी शाह, तीसरे हैं सुनील मोदी एंड डी हमारा शशिकांत बनर्जी। तो इन्हें अमेरिका का रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र का प्रधान उप निर्देशक है ना, क्या बनाया गया है? उप निर्देशक बनाया गया है। किसे बनाया गया है? नीरव डी शाह को। किसे बनाया है? नीरव डी शाह को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? झेलम, चिनाब, रावी या सतलज? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है चिनाब नदी पे। कहां पे किया गया है? चिनाब नदी पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन स्थल कहां था? मतलब क्या है कि हमारा जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, भारत, दूसरा है माले, मालदीव, तीसरा है पोर्ट लुइस, मॉरिशस, या डी है हमारा ताइपे, ताइवान। तो आपको बताना है जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था? नई दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन भी हमारा नई दिल्ली में हुआ था 9 से 10 सितंबर को, है ना, भारत मंडपम में। अगला प्रश्न है हमारा कि जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? कौन सा प्रमाण पत्र है? हमारा हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम को, बी ऑप्शन भुवनेश्वर को, तीसरा है कोच्चि को, डी हमारा बेंगलुरु को। हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र किसे दिया जाता है? जहां जिस रेलवे स्टेशन पर हमारे जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग हुआ है ना, और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है, नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, इन सबके पैमाने के आधार पर हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये अभी रिसेंटली किसे दिया गया है? विशाखापट्टनम को दिया गया है। किसे दिया गया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना, है ना, युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य किया गया है? क्वेश्चन क्या है? युवा पेशेवर योजना स्टार्ट हुआ है जो भारत और यूके के बीच हुआ है। इसमें क्या होगा? 18 से 30 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, तो उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, वो यूके में रह सकते हैं आसानी से। तो इसीलिए ये युवा पेशेवर योजना चलाई गई है भारत और यूके के बीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। भारत और यूके के बीच युवा पेशेवर योजना चलाया गया। किसके लिए? 18 से 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा S20 है ना, S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला है जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुदुचेरी में किया गया। राइट। दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमको कथन बताना है, केवल एक सही, केवल दो सही, एक दो दोनों सही, या तो ना तो एक सही ना तो दो सही। जैसे G20 शिखर सम्मेलन होता है उसी तर्ज पर ये S20 शिखर सम्मेलन है। ये साइंस पे संबंधित है, साइंस विषय के इसके ग्रोथ के लिए, इसके शोध के लिए ये शिखर सम्मेलन हुआ था, S20 शिखर सम्मेलन। तो अगर इस स्टेटमेंट पहले की बात करें तो इसका आयोजन पुदुचेरी में हुआ था, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा क्या है कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा किया गया था, ये भी दोनों ही बात सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि जनवरी 2023 में जारी हेनरी पासपोर्ट सूचकांक 2023, हेनरी पासपोर्ट 2000 सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग पूछा गया है ना, भारत की रैंकिंग पूछा गया है। हेनरी पासपोर्ट सूचकांक की बात करें तो ये बताता है कि कोई भी देश बिना वीजा के कितने देशों में भ्रमण कर सकता है, कितने देशों में जा सकता है। जबकि इस सूचकांक में पहले नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किसका है? वो है जापान का। तो पहला नंबर किसका है? हमारा जापान का है। वहीं भारत की रैंकिंग की बात करें तो हमारा भारत पहुंच चुका है 85वें पर, 85 रैंक हो चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन।
क्या होगा हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस का नाम क्या है? क्रिस हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि क्रिस हिपकिंस ने कौन से नंबर के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो वो कौन सा 41वां। ये भी बात आप याद रखिएगा कि ये 41वें प्रधानमंत्री, 41वें पीएम है। कहाँ के है ये? जैसे ऑप्शन दिया है न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। तो ये चुने गए न्यूजीलैंड के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, क्या नाम है इसका? एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया? ऑप्शन ए है अंत्योदय कल्याण अन्न योजना, दूसरा है सर्वोदय कल्याण अन्न योजना, तीसरा है प्राथमिक घरेलू अन्न योजना, चौथा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदल दिया गया है। ये दो योजनाओं का विलय है। पहला अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू अन्न योजना, इन दोनों को संयुक्त करके हमारा एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना बनाया गया था। अब इसी का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। क्या हो गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसका नया नाम हो गया किसका? एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का। जो मर्जर है, जो विलय किया गया है दो योजनाओं का, अंत्योदय कल्याण अन्न योजना जो चलाया गया था हमारा 2000 ईस्वी में, है ना, और प्राथमिक घरेलू अन्न योजना, इन दोनों को विलय करके बनाया गया था एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, जो कि उसका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है। क्या किया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया गया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है ना? पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है। आपको बताना है वो कौन सा देश है जिसने चंद्र रोवर राशिद को लॉन्च किया। ऑप्शन है हमारे संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक एवं लीबिया। तो ईरान ने नूर 1, नूर 2 लॉन्च किया है। यूएई की बात करें तो यूएई ने ही जनवरी 2023 में अपना पहला चंद्र रोवर राशिद को लॉन्च किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर पूछे दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने अंतरिक्ष यान में, रॉकेट में कोयले का इस्तेमाल किया था, तो वो कौन सा है? चाइना। चाइना ने कोयले का इस्तेमाल करके अपना सैटेलाइट भेजा था, है ना। तो राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएई, है ना, जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। यूएई ने राशिद चंद्र रोवर लॉन्च किया। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर हुआ? भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर हुआ? ऑप्शन है हमारे नागपुर महाराष्ट्र, दूसरा है बेंगलुरु कर्नाटक, तीसरा है अहमदाबाद गुजरात एंड डी हमारा जोधपुर राजस्थान। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है हमारा नागपुर महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। नागपुर महाराष्ट्र में ही भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में किया गया था? देखो, दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय प्रवासी जो सम्मेलन था वो कहां पर हुआ था। तो पहला बनेगा कि ये इंदौर में हुआ था। इंदौर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। इंदौर की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो हमारा रैंक है उसे नंबर 1 लगातार 6वीं बार कौन बना है? इंदौर बना है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ये बात भी याद रखनी है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही महाकालेश्वर मंदिर है ना। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये दो ज्योतिर्लिंग कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये भी बात आपको याद रखनी है।
तो इंदौर शहर में किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? पहला है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, दूसरा है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, तीसरा है विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय द्वारा। तो ये हमारा जो प्रवासी भारतीय प्रवासी सम्मेलन है ये किया जाता है विदेश मंत्रालय द्वारा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन क्यों मनाया जाता है? भारतीय प्रवास दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो हमारे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर इंडिया आए थे। इंडिया पहली बार कब आए थे? पहली बार नहीं, जो फाइनली आए थे कब आए थे? हमारे 9 जनवरी 1915 को। तो उसी के याद में मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहले ये हर साल मनाया जाता था, लेकिन अब ये 2 वर्षों में मनाया जाता है ना। ये भी बात आप याद रखिएगा। ओके, तो किसके द्वारा मनाया गया? तो विदेश मंत्रालय द्वारा मनाया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनवरी। देखिए सारे इस टेस्ट में जनवरी के करंट अफेयर से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। तो जनवरी से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आप सबको देखने को मिलेगा यहाँ पे। प्रश्न है जनवरी 2023 में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर कर दिया गया है। ऑप्शन ए है वीर सावरकर उद्यान, दूसरा है अटल उद्यान, तीसरा है अमृत उद्यान एंड डी है सरदार पटेल उद्यान। जैसे आपको पता है जनवरी 2023 में द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, जो आपकी वर्तमान की राष्ट्रपति, जो पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति है और दूसरी ये भारतीय महिला राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा मुगल गार्डन्स का नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? अमृत उद्यान। क्या रखा गया है? अमृत उद्यान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, अमृत उद्यान। ओके, कब बनाया गया था मुगल गार्डन्स? ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, है ना। कब बनाया गया था? 1928 को बनाया गया था, है ना। और उसका नाम क्या हो गया है? अमृत उद्यान हो गया है। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट कि जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन क्या होता है? जो यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश में 28 सदस्य हैं, 28 सदस्य हैं। यूरोपीय देश यूरोजोन क्या है? यूरोपीय संघ कब बना था? यूरोपीय संघ कब बना था? ये 1975 में पहले इसकी बैठक हुई थी, लेकिन 2009 में ये औपचारिक संस्था बना और इन्हीं संस्था का करेंसी है, मुद्रा है यूरो। मुद्रा क्या है? मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। जो भी इसमें 28 देश हैं यूरोपियन संघ में, तो यूरोपियन संघ के जितने भी देश हैं जो अपना करेंसी यूरो को चुन लेते हैं, अपना लेते हैं, तो उन्हें बोला जाता है यूरो जोन। तो अभी तक 19 ऐसे 28 देशों में से ऐसे 19 देश थे जो यूरोपीय संघ के साथ साथ यूरो जोन में भी थे। अब लेकिन 20वां देश कौन सा बना है, वो क्वेश्चन पूछा गया है कि 20वां देश कौन सा है जो यूरो जोन को अपना लिया है। कहने का मतलब क्या है कि उनकी करेंसी यूरो है। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे क्रोएशिया, बुल्गारिया, लिथुआनिया एंड लाटविया। तो ये 20वां देश कौन सा बना? हमारा क्रोएशिया बना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन 2 देशों के सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है? भारत एवं मोजाम्बिक, दूसरा है भारत एवं मिस्र, तीसरा है भारत एवं मालदीव और चौथा हमारा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स चलता है, स्लीनेक्स युद्धाभ्यास होता है। और कौन सा होता है? मित्र शक्ति। ये 2 युद्धाभ्यास होते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और मालदीव के बीच करें तो एक्वेरिन सबसे प्रसिद्ध ये युद्धाभ्यास है, जो 12वां संस्करण हुआ था इसका, एक्वेरिन। भारत और मिस्र की बात करें तो ये साइक्लोन प्रथम है। तो भारत किसके बीच में हुआ है? ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ है साइक्लोन प्रथम। मतलब पहली बार ये युद्धाभ्यास किया गया है भारत और मिस्र के बीच में। वो कौन सा है? ये साइक्लोन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर कुछ जान लेते हैं युद्धाभ्यास, है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं युद्धाभ्यास के बारे में। अगर यूएसए के बात करें तो यूएसए में एक होता है हमारा कोप इंडिया होता है ना। कोप इंडिया होता है। एक युद्ध अभ्यास के नाम से ही युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास, है ना।
टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प, ट्रम्प, ये भी कहाँ से होता है? ये हमारा यूएसए से होता है। ओके, थोड़ा ध्यान, क्योंकि यूएसए के साथ कई सारे युद्धाभ्यास होते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि क्या है हमारा कि जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक फिटोर, फिटोर जिसे फेर या इंटरनेशनल डी टूरिज्मो, है ना, डी टूरिज्मो का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? ऑप्शन है हमारा मैड्रिड स्पेन, मैड्रिड स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। दूसरा है पोर्ट लुइस मॉरिशस, तीसरा है दुबई यूएई, एंड डी हमारा लॉस एंजलिस यूएसए। तो आपको बताने फिट और फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो, है ना, का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था हमारा ए ऑप्शन मैड्रिड स्पेन में। कहां पे हुआ था? मैड्रिड स्पेन में। ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए सही है हमारा, मैड्रिड स्पेन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया जाता है। बिल्कुल सही है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी की याद में ये मनाया जाता है, उनके 12 जनवरी को। तो ये बात याद रखनी है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली था, मतलब 2023 में कहां पर? हुबली में हुआ था। तो ये बिल्कुल बिल्कुल हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है। वो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ये बात भी आप याद रखिएगा। तीसरा है इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत था। बिल्कुल भी सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर आपको नहीं पता तो इन तीनों ही स्टेटमेंट के माध्यम से आप ये नॉलेज ले सकते हैं। सारे ही आपका ऑप्शन, सारे ही ये स्टेटमेंट सही थे। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में कलवारी श्रेणी के किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए है आईएनएस वगीर, दूसरा है आईएनएस सिंधुजा, तीसरा है आईएनएस अर्नरा, तीसरा हमारा लास्ट है आईएनएस कमला देवी। देखिए आईएनएस सिंधुजा क्या है? ये एक टेक्निक है जो समुद्री लहरें होती है, समुद्री लहरों से कैसे ऊर्जा, कैसे बिजली उत्पादित करी जाए, ये एक टेक्निक है। आईआईटीएंस के द्वारा बनाया गया है, बच्चों के द्वारा। तो ये इसे बोलते हैं सिंधुजा टेक्निक, है ना। तो कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियां हैं। ये प्रोजेक्ट 75A के तहत बनाया जा रहा है फ्रांस की मदद से, है ना। ये मझगांव शिपयार्ड द्वारा बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट हमारा कौन सा है? ये प्रोजेक्ट 75A कौन सा है? 75A, प्रोजेक्ट 75A, प्रोजेक्ट 75A के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी बनने थे, है ना। वो कौन सा है? आईएनएस वगीर है। कौन सा है? आईएनएस वगीर है। ये पीसीएस का भी क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। संभावना है क्वेश्चन बने। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तकें बतानी है, आपको लेखक बताना है। पहला है नाउ यू ब्रीथ, नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत, ये भी सही। चेतन भगत और सलमान रुश्दी की पुस्तकें, और रस्किन बॉन्ड, ये सब बहुत, अरुंधति रॉय हो गई, है ना, गुलाम आजाद गुलाम हो गए, नबी गुलाम आजाद, इन सब की पुस्तकें बहुत फेमस रहती हैं और एग्जाम में मिलती हैं। द गर्ल इन रूम 105 ये चेतन भगत की है, बिल्कुल सही है। विक्ट्री सिटी ये सलमान रुश्दी के है, ये भी बिल्कुल सही है। डी हमारा अ प्रोमिस्ड लैंड, अ प्रोमिस्ड लैंड ये है बराक ओबामा का। किसका है ये? बराक ओबामा का है। ये भी बात आपको इसमें याद रखनी है, जो कि ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अ प्रोमिस्ड लैंड किसकी है? ये बराक ओबामा जी की है। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? अगर पूछ रहे देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है, तो ये सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
सबसे बड़ा है ना क्रिकेट स्टेडियम। हम लोग बात करेंगे क्रिकेट स्टेडियम है ना, और सभी लोगों को कमेंट, जो भी वीडियो देखेगा क्रिकेट स्टेडियम, जो भी ये वीडियो देखेगा क्रिकेट स्टेडियम, सभी को बताना है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है ना। तो पूछा गया है सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन ए है कटक उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा, तीसरा है रांची झारखंड, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, कि किया गया है बी ऑप्शन राउरकेला उड़ीसा में। कहाँ पर किया गया है, राउरकेला उड़ीसा में। कहाँ पे किया गया है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, राउरकेला उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जैसे कि यहाँ पे कुछ मंदिर हैं, राजा रानी मंदिर है ना, और कौन सा मंदिर, यहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर भी स्थित है, राइट। तो ये इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। तो 140वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। तो ये था हमारा ध्येय आईएएस का पहला टेस्ट पेपर जो 140 क्वेश्चन का था। और हमने ये बनाया हुआ है कि जितने भी हमारे ध्येय आईएएस के हमारे रीजनिंग या मैथ से संबंधित है, इस बार तो हमने करा दिया है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं, इसको हम अलग से करवा देंगे। 2-3 टेस्ट सेटों का एक साथ ही हम वहां पे कवर कर लेंगे। हम लोग केवल जीएस और करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 140 में से, उस सबको कवर करा देंगे, और जिससे आपके जो भी प्रिपरेशन है और वो बूस्टर की तरह काम करेगा, है ना। क्योंकि बार बार आप रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन को नहीं टैकल करेंगे तो वो एग्जाम हॉल में थोड़ी सी असुविधा होती है। अगर ये आप टेक्निक अपनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सॉल्व करना, इससे आपको क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, और भी बूस्ट होगी। तो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ध्येय आईएएस के सेकंड टेस्ट में। और साथ ही साथ अभी इसका हिंदी का टेस्ट आना बाकी है, जो कि आज ही अपलोड हो जाएगा हमारा हिंदी का टेस्ट। पूरे 60 क्वेश्चन का ये टेस्ट रहने वाला है। आप इसको ऐसे देखिएगा कि आप बिल्कुल एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए, जिससे आपको फील हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि सामान्य हिंदी का पेपर ऐसा आता है कि हमें लगता है हमने पढ़ लिया है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वो क्वेश्चन हमें टफ लगने लगता है। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए हमने ये बनाया हुआ है, हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से ज्यादा यहीं पर आपको सॉल्व कराएं, जिससे आपके एग्जाम हॉल में आपको ये जो असुविधा होती है वो आपको असुविधा ना हो। आई होप आपने ये सेशन पसंद किया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों के साथ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।